सभी को नमस्कार। मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड़ाई रेवाड़ी, कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के पाठ 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन भाग 1 नामक टॉपिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रणालियों को जानना एवं समझना। दूसरा, जमींदारी व्यवस्था के गुण और दोषों की विस्तृत जानकारी देना। तीसरा, कुदाल और हल के माध्यम से अलग अलग कृषि व्यवस्थाओं के टकरावों को समझना। पाठ के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ में 2 बिंदुओं पर विचार किया गया है या 2 उप टॉपिक्स पर हमें बात करनी है। पहला है बंगाल और वहाँ के जमींदार, दूसरा है कुदाल और हल। प्यारे बच्चों, हमें इन दोनों टॉपिकों को डिटेल में समझना है। पृष्ठभूमि। प्यारे बच्चों, इन दोनों बिंदुओं पर विचार करने से पहले इस पाठ की पृष्ठभूमि यानी कि इसकी बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें ये जानना है कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ क्या होता है, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कब और कहाँ से होती है, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य किस प्रकार का है और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ, उनके गुण और दोष, इन सभी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि जो 2 बिंदु इस पाठ में रखे गए हैं उनका मकसद क्या है। औपनिवेशिक शासन का अर्थ होता है विदेशी शासन। उदाहरण के लिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को राजनीतिक तौर पे जीत लिया था तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था और इसी उपनिवेश की व्यवस्था को औपनिवेशिक शासन प्रणाली कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन की शुरुआत बंगाल से होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 लड़ाइयों के बाद पलासी और बक्सर 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी का मतलब कर लगाने का अधिकार, और यहीं से भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है। किसी भी अन्य औपनिवेशिक शासन की तरह ही भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना है। चूँकि राज्य की सबसे ज़्यादा कमाई भू राजस्व से होती थी, इसलिए ब्रिटिश शासन भू राजस्व में अलग अलग नियमों या प्रणालियों को लागू किया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूल करना है। इसके लिए 3 अलग अलग प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ भारत में अपनाई गई। पहली है जमींदारी व्यवस्था। इसी को स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। दूसरी है रैयतवाड़ी और तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ की पृष्ठभूमि को समझने के बाद हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, बंगाल और वहाँ के जमींदार। इस टॉपिक में हम निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। दूसरा, अदा न किए गए भू राजस्व की समस्या, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। अगला, जोतदारों का उदय। अगला है जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, और अंतिम है 5वीं रिपोर्ट। इन 6 बिंदुओं के बारे में इस टॉपिक के में हमें चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1797 में
बर्दवान या आज का बर्धमान में एक नीलामी की घटना होती है, जो एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी, क्योंकि इसमें बर्धमान के राजा या जमींदार के अनेक महाल या भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को सरकार की ओर से किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। जो जमींदार इस भू राजस्व की राशि को एक निश्चित तारीख तक जमा नहीं करवा पाते थे, तो उनकी भू संपदाओं को नीलाम कर दिया जाता था, जैसा कि वर्धमान के राजा के साथ किया गया। नीलामी में अनेक खरीदार आए और भू संपदाओं को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई। जानने में आया कि 95% से अधिक बिक्री फर्जी है, क्योंकि अधिकतर महालों को या भू संपदाओं को राजा के नौकर या एजेंटों के द्वारा ही खरीद लिया गया था। प्रश्न ये है कि राजा भू राजस्व अदा क्यों नहीं कर पाया था और नीलामी में खरीदार कौन थे, और इस पूरी कहानी से ग्रामीण भारत के बारे में किस प्रकार की जानकारियां हमें मिलती हैं। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। ये कहानी केवल वर्धमान के राजा की नहीं है। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई या नीलामी में बेच दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी ये उम्मीद कर रहे थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल विजय के समय उनके सामने थी। जैसे 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी। बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घट रही थी। इन सभी समस्याओं का समाधान कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने के रूप में निकाला गया। उम्मीद ये की गई कि एक ऐसा वर्ग तलाशा जाए जिसको भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए भूमि में निवेश कर सके। कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया और उन्हें जमींदार के रूप में जाना गया और लगान वसूल करने का अधिकार उनको दे दिया गया। जमींदारों के नीचे अनेक गांव होते थे, कभी कभी तो 400 तक होते थे। एक जमींदारी के भीतर जितने भी गांव आते थे उन सबको मिलाकर के सरकार ने एक ही भू संपदा माना था। हालांकि कंपनी सीधे तौर पे जमींदार से लगान वसूलने की बात करती थी, लेकिन अपनी जमींदारी के भीतर ये जमींदार ही तय करते थे कि किस गांव को कितनी भू राजस्व के रूप में राशि अदा करनी है। यदि भू राजस्व की राशि जमींदार के द्वारा अदा नहीं की गई है तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वो निवेश करके ना ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन इस्तमरारी बंदोबस्त लागू होने के शुरुआती समय से ही राजस्व भुगतान में जमींदार कोताही बरत रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही थी। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे, जैसे
प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, जिसको जमींदारों के द्वारा पूरा किया जाना लगभग असंभव था। दूसरा, जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कृषि की कीमतें बहुत कम थी, इसलिए जमींदारों के द्वारा उनका लगान चुकाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तीसरा कारण, चाहे जो भी स्थिति हो, यानी कि फसल अच्छी हो या खराब हो, भू राजस्व का भुगतान एक निश्चित तारीख तक करना जरूरी था, अन्यथा जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। चौथा कारण, जमींदारों की शक्ति को कम कर दिया गया था। यदि किसान समय पे लगान भुगतान नहीं करते तो जमींदार उनके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं ले सकता था। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, सीमा शुल्क ख़त्म कर दिया गया था, उनकी कचहरियों को कंपनी के कलेक्टर की देखरेख में रखा गया था। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी। इस प्रकार कलेक्टर का महत्व बढ़ता चला गया और जमींदारों की शक्ति खत्म होते चली गई। कई बार रैयत जानबूझ करके भुगतान को देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया जमींदार को परेशानी में देखकर खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए 1798 में अकेले बर्धमान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक मामले लंबित पड़े थे। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहां जमींदार संकट की स्थिति में गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसान, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। जोतदारों के पास जमीन के बड़े बड़े रकबे थे, जो कभी कभी 1000 एकड़ में फैले होते थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदारों का नियंत्रण होता था और गरीब काश्तकारों पर वे व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। कुल मिलाकर के एक तरफ जमींदार की स्थिति कमज़ोर है, दूसरी ओर जोतदार ताकतवर शक्ति के रूप में उभर रहे थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। आप इस चित्र के द्वारा जमींदारों और जोतदारों की स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, कंपनी का राज है, उसके नीचे एक शक्ति के रूप में जमींदार हैं जो अपने गांव पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी ओर रैयत हैं और रैयतों में भी जोतदार, जो धनी किसान है, व्यापारी और महाजन, इन सभी का एक प्रकार से एक ही ग्रुप है और उनके नीचे जो शिकमी रैयत है। तो इस चित्र के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जब जोतदार की शक्ति बढ़ती जा रही है तो जमींदार की शक्ति अपने आप कमज़ोर होती चली जाएगी और जोतदार किसानों को अपने पक्ष में कर लेते थे और अक्सर किसानों को लगान भुगतान करने से मना कर देते थे। परिणाम निकलता था कि जमींदार की जमींदारी अक्सर नीलाम हो जाती थी और जोतदार उसको खरीद लेते थे। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। जमींदारों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई तरीके निकाल लिए थे। फर्जी बिक्री इसी तरह का एक तरीका था, जिसमें कुछ संपत्ति महिलाओं के नाम, विशेषकर माताओं और पत्नी के नाम कर दी जाती थी, जिससे उसकी बिक्री ना हो सके। अगर नीलामी होनी भी है तो अपने एजेंटों और नौकरों के द्वारा फर्जी ऊंची बोली लगवाना और अंततः नीलामी को रद्द करवाना भी शामिल होता था।
सारे प्रयासों के बावजूद भी यदि नीलामी हो भी जाती थी तो भी जमींदार की जमींदारी छीनी नहीं जा सकती थी। उदाहरण के लिए जमींदार के लठियाल नए जमींदार को इलाके में प्रवेश नहीं करने देते थे। वहाँ की जनता पुराने जमींदारों को अपना अन्नदाता मानती थी, इसलिए नए जमींदार के साथ वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते थे। परिणाम ये निकलता था कि पुराने जमींदार अपनी जमींदारी बचाए रखने में कामयाब हो जाते थे। पांचवी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से पांचवी थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, इसमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ में ही जमींदारों और रैयतों की अर्जियां हैं, जिला कलेक्टरों की रिपोर्टें हैं और बहुत सी इसमें तालिकाएं दी गई हैं। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी लाभ कमा रही थी, इसलिए इंग्लैंड में बहुत से व्यापारी वर्ग थे जो इस लाभ में अपना हिस्सा चाहते थे। इसलिए जानबूझ करके संसद के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया जाता था और ये पांचवी रिपोर्ट इसी प्रयासों के तहत पेश की गई थी, जिसमें जानबूझ करके कंपनी की छवि को इस तरह दिखाया गया है कि कंपनी भारत में बहुत ज़्यादा शोषण करती है और भारत के लोगों पे अत्याचार कर रही है। साथ ही ब्रिटिश व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है और अंततः धीरे धीरे करके ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार है वो संसद के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। कुदाल और हल। प्रिय विद्यार्थियों, कुदाल और हल हमारे अध्याय का दूसरा उपविषय है। इस उपविषय में हम कुदाल का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय पहाड़िया लोग और हल का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय संथाल, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि दोनों के जीवन पद्धति में किस प्रकार का अंतर है और इन दोनों के बीच अंततः झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके अनुसार ये पहाड़ियाँ काफ़ी दुर्गम हैं और ये खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन ने पाया कि यहाँ के लोग अधिकतर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं और ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते हैं, किसी प्रकार की बातचीत करने को तैयार नहीं हैं और कई बार वे अपने घर बार तथा गांव छोड़कर भाग जाते थे। अब प्रश्न ये है कि ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? 18वीं शताब्दी के राजस्व अभिलेखों पर एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि ये पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहा करते थे। वे जंगल में गुजर बसर करते थे तथा झूम खेती करते थे और जंगल से होने वाली पैदावार पर निर्भर करते थे। ये पहाड़िया लोग पहाड़ियों को अपना आधार बनाकर अक्सर मैदानी लोगों पर जो एक जगह रहकर खेती बाड़ी करते थे उन पर आक्रमण करते थे ताकि अनाज और दूसरे सामान की लूटपाट कर सके। अभाव या अकाल के वर्षों में ये आक्रमण और ज़्यादा बढ़ जाते थे। परिणाम स्वरूप मैदानी इलाके के लोग उनको एक निश्चित खिराज या धनराशि देकर आक्रमणों से अपने आप को बचाते थे और इसी प्रकार का समझौता व्यापारी लोगों ने भी इन पहाड़िया लोगों के साथ कर रखा था ताकि वो आसानी से व्यापार कर सके और उनको किसी प्रकार की पहाड़ी लोगों से दिक्कत ना हो सके।
इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार खेती के लिए जंगलों को साफ करना जरूरी समझती थी और इन पहाड़िया लोगों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर मानती थी। उनका मानना था कि जब तक जंगलों को साफ करके स्थायी खेती नहीं की जाएगी, इन पालतू और असभ्य लोगों को सभ्य बनाना मुश्किल हो जाएगा। जो जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों और चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता चला गया। इससे पहाड़ी लोगों और स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज होता चला गया और पहाड़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा गांवों पर हमले करने लगे। उनके अनाज और पशु छीन कर ले जाते थे। परिणाम ये निकला कि 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इन पहाड़िया लोगों के लिए एक और नई समस्या सामने आ गई। वह थी संथाल लोगों का इस क्षेत्र में आगमन। संथाल लोग जंगलों का सफाया कर देते थे और खेती के लिए जमीन तैयार करते और चावल और कपास उगाते चले जाते थे। ज्यों ज्यों संथाल लोगों का विस्तार होता गया, पहाड़िया लोग और अंदर पहाड़ी इलाकों में जाते चले गए। पहाड़िया लोग अपने झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। दूसरी ओर संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे, जो ज़्यादा गहराई से जुताई करता था। कंपनी के द्वारा संथालों को ज़मीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन एको यानी कि अपनी भूमि के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, जिसके भीतर उन्हें रहना था और हल चला करके खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। साथ में ये भी कहा गया कि अपनी भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके ना पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। दामिन ए को के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, वो 1851 तक बढ़कर 1473 हो गई और संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, वो बढ़कर 82,000 हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में भी राजस्व राशि में वृद्धि होती चली गई। एक और जहां संथाल लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करते गए और अपना खानाबदोश जीवन छोड़कर एक स्थायी जगह बस गए और विभिन्न प्रकार की व्यापारिक फसलें उगाने लगे तथा व्यापारियों और साहूकारों के साथ भी लेन देन करने लगे। वहीं दूसरी ओर पहाड़िया लोगों का जीवन और कष्टमय होता चला गया, क्योंकि उनको अंदर पहाड़ी इलाकों की तरफ भागना पड़ा, जहां उनके लिए खेती यानी झूम खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। वो अपना ना शिकार कर सकते थे और जीवन उनका काफ़ी कष्टमय होता जा रहा था। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि को अपना माना था वो उसके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि सरकार उन पे भारी भू राजस्व कर लगा रही है। साहूकार, जिनको संथाल लोग दीकू यानी बाहरी लोग कहते थे, वो ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे हैं और कर्ज न चुकाने के बदले में ज़मीन खोते जा रहे हैं। इस प्रकार जमींदार लोग भी दामिन एको पर अपना दावा कर रहे हैं। 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। इसलिए 1855 और 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जो 5500 वर्ग मील क्षेत्र था,
जिसमें भागलपुर और वीरभूम जिलों को मिलाया गया था। ब्रिटिश राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग अब संतुष्ट हो जाएंगे। बुकानन का विवरण। बुकानन जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसी के विवरण के आधार पर ही उपरोक्त जानकारियां हमें मिलती हैं। ब्रिटिश अधिकारी होने के नाते इसका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों का या उन जगहों का पता लगाना था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्थायी कृषि के रूप में तब्दील किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व इकट्ठा हो सके, साथ ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का पता लगाया जा सके। और बुकानन साथ में ये भी सुझाव देता था कि किस विशेष प्रकार की ज़मीन या भूमि से किस प्रकार की खेती ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इस प्रकार बुकानन का विवरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है, इसलिए इस विवरण को हम आम लोगों या संथालों या पहाड़िया लोगों की नज़रिए से नहीं देख सकते। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, पाठ के पढ़ने के बाद हम इसकी दोहराई करते हैं। अब तक हमने जाना है पृष्ठभूमि, जिसमें औपनिवेशिक शासन का अर्थ एवं शुरुआत को समझा गया है। दूसरा, ब्रिटिश शासन के अधीन विभिन्न प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ क्या थी और उनको किस प्रकार से लागू किया गया। तीसरा, जमींदारी व्यवस्था के गुण एवं दोषों को समझा गया है। और चौथा बिंदु, कुदाल यानी कि पहाड़िया लोग और हल यानी कि संथालों के बीच टकराव क्यों होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के दोनों उप विषयों को पढ़ने के बाद और पाठ की दोहराई करने के बाद आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार में औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय कृषि किस प्रकार से बदलती गई। दूसरा प्रश्न, आपके विचार में ब्रिटिश सरकार का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरा प्रश्न, क्या जमींदारी व्यवस्था किसानों, जमींदारों और सरकार के लिए लाभदायक थी। चौथा प्रश्न, कुदाल और हल किन लोगों के प्रतीक हैं और इन लोगों में टकरावट क्यों हुई। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये दोनों बिंदु क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा से सुनिए और चैप्टर को, टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।